अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माजरत के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमायरा नवाज़। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि हुकूमत वक्त ने गुज़िश्ता 10 सालों के कर्ज़ों के हिसाब किताब की तहकीकात के लिए कमीशन कायम कर दिया है और ये कमीशन 6 महीनों में अपनी रिपोर्ट पेश कर देगा। जबकि एक और अहम खबर जिसमें 84 में से सिर्फ 13 शुगर मिलें हैं जो कि टैक्स देती हैं और असद उमर का हुकूमत से मुतालबा है कि शुगर पर लगाया गया टैक्स वापस लें, जबकि SBCA के गैर कानूनी तजावज़ात की साजिशों का भी इंकशाफ होगा। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के साबिक चेयरमैन सैयद आदिल गिलानी साहब। उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आदिल गिलानी साहब। वालेकुम सलाम। आदिल साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आदिल साहब, खबरें तो बहुत बड़ी बड़ी आ रही हैं। हुकूमत वक्त ने तो 10 सालों के कर्ज़ों के हिसाब किताब की तहकीकात के लिए कमीशन कायम कर दिया है, 6 महीनों में अपनी रिपोर्ट देगा। कुछ काम भी होगा, कुछ आएगी सामने चीज़ें? देखिए, ये इस मुल्क में जब से नई हुकूमत आई है और इसकी वजह से बहुत रेवोल्यूशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं और मोस्ट ऑफ द मेजर्स यही हैं कि निज़ाम को ठीक किया जाए। जो निज़ाम बिगड़ गया पिछले 70 सालों में, उसको ये ठीक करना चाहते हैं। उस ठीक करने में इनके अपने भी मुसीबत आ रही है, इनके अपने वज़ीरों को भी फारिग करना पड़ रहा है, इनको बहुत सारी चीज़ों का जो है फ़ैसले वो लेने पड़ रहे हैं जिसमें कि ये गैर पॉपुलर हो रही है हुकूमत। मगर ये करना इसलिए ज़रूरी है कि इस मुल्क की बका इसी में है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो डाउन हो गई है, उसको ठीक किया जाए। अगर ये ठीक नहीं हुई तो पाकिस्तान का वजूद ख़त्म हो जाएगा। इस चीज़ की वजह से ये हुकूमत जो है मजबूर है कि ये स्ट्रॉन्ग मेजर्स ले। उसमें इन्होंने जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा कि हमारे पास जो माशी हालात हैं वो इतने बुरे हैं कि इस वक्त हमारे फेडरल गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है जो अपने मकासद पूरे कर सके, अपनी तनख्वाहें दे सके अपने, क्योंकि सारा पैसा जो है वो इस वक्त जितना बजट हमारा आता है उसके अंदर 65 से 70% तो प्रॉमिस में चला जाता है। ठीक है। बाकी जो आता है वो 1,500-2,000 अरब रुपए जो बचते हैं उसके अंदर कोई डिफेंस को पूरा करने के बाद जो है इनके पास तनख्वाहें देने का पैसा नहीं होता। तो लोन जो है जिसकी रीपेमेंट 2,500 से 3,000 अरब रुपए की है वो कहाँ से होगा। हमारी एक्सपोर्ट जो है वो गिर रही है, हमारी इंपोर्ट जो है वो बढ़ रही है, उसका जो डेफिसिट है वो कहाँ से पूरा होगा। तो इन सब चीज़ों पे ये हुकूमत कोशिश तो कर रही है। इन्होंने बाहर से बड़े बड़े चैम्पियन बुला लिए हैं काम करने के लिए, हालांकि वो चैम्पियन जो हैं वो इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल रहे हैं। पिछली हुकूमत में वही ये काम करके गए थे, आज फिर आ गए। मजबूरी ये है कि ये IMF का भी एक प्रेशर है, वर्ल्ड बैंक का भी प्रेशर है, एक इंटरनेशनल प्रेशर है। तो इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ ये देखना चाह रही है हुकूमत के ये जो कर्ज़े पिछले 10 साल में लिए गए हैं, जो 24,000 अरब रुपए कहते हैं, कोई कहते हैं 18,000 अरब है, ये कर्ज़ों के लिए कमीशन बनाने का 30,000 तो टोटल कर्ज़े आज की बात कर रही है। 30,000 के अंदर जो है वो 6,000 जो है वो मुशर्रफ तक के ज़माने के थे, तो ये बगैर 24,000, मगर कोई एक खबर है कि 24,000 नहीं है, वो शायद 20,000 है या 18,000 अरब है, जो भी है। तो उसकी जो है वो शुरू करना है। इन्होंने इसकी तहकीकात कर रहे हैं कि वो जो कर्ज़े जो आए थे वो एक तो हुकूमत के कर्ज़े हैं जो डिफरेंट इदारों से आते हैं, वर्ल्ड बैंक से आते हैं, IMF से आते हैं और हुकूमतों से आते हैं, और कुछ कर्ज़े प्राइवेट भी लिए इन्होंने, जैसे कि वो बॉन्ड, यूरो बॉन्ड फरोड किए। तो उन कर्ज़ों की तहकीकात हो रही है कि वो कर्ज़े जो है वो जिन टर्म पे लिए गए वो टर्म्स जो हैं वो कैसी थी, वो हमारे लिए अगर उसके अंदर कोई कानूनी और गैर कानूनी को देखना है कि वो गैर कानूनी हुए हैं तो उसको बताया जाए कि वो गैर कानूनी हुए हैं। ठीक है। दूसरा ये तो खबर आई थी कि पिछले जब प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि हम ये बनाएंगे और ये इदारे जो हैं इसको करेंगे। इदारे में सारे गवर्नमेंट के इदारे से इदारे वही हैं, FBR को डाल दिया, स्टेट बैंक को डाल दिया, SCCB को डाल दिया, इसके अंदर कंपटीशन कमीशन को डाल दिया, इसके अंदर जो है वो FBR, इसके अंदर फिर FIA को डाल दिया। ये गवर्नमेंट के इदारे हैं, कंपटीशन कमीशन नहीं है। फिर इसके अंदर NAB को डाल दिया, इसके अंदर फिर वो डाल दिया अपने ISI को है, और फिर IB है, फिर MI है। तो ये एक किस्म की GIT है, मगर इस GIT के अंदर जो इनका जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं वो आप अगर देखेंगे तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस बहुत ही वाइड हैं, और उस वाइड टर्म्स ऑफ रेफरेंस को जो है अगर देखा जाए, अगर समझा जाए तो ये अगर इस कमीशन की रिपोर्ट सही बन सके, वजह यह है कि रिपोर्ट बनाने के लिए एक हर चीज़ के एक्सपर्ट्स होते हैं।
وہ ایکسپرٹ لیے جائیں. وجہ یہ ہے کہ آئی بی یا ایم آئی یا یہ جو ہے اپنے دوسرے جو ہے آئی ایس آئی یا نیب, ان کے پاس کوئی ایکسپرٹس نہیں ہیں. ایکسپرٹ جو ہیں وہ ایف بی آر والا ایکسپرٹ ہوگا, ایکسپرٹ جو ہے وہ اس کا ایس سی سی پی والا جو ایکسپرٹ ہوگا. مگر ان ایکسپرٹس کا بھی جو ہے وہ لنکس ہوتے ہیں کہ وہ ایکسپرٹ جو ہے وہ پک اینڈ چوز اگر نہ کرے اور صحیح رپورٹ بنائے, یا پھر یہ کہ ایکسپرٹ جو آڈیٹرز اور انجینئرز باہر سے لیں جو کہ سمجھتے ہوں, تو اس میں پھر یہ رپورٹ اگر صحیح آ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے پاکستان میں جو کرپشن کی جڑ ہے اس تک پہنچا جا سکے. جو ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ ہمارے جو قرضے ہیں, ہمارے جو ملک میں جو معاشی حالات خراب ہوئے ہیں, وہ پچھلی حکومتوں کے بہت سارے کانٹریکٹ غلط اوارڈ ہوئے ہیں. اس کی وجہ سے سب سے میجر جو ایشو پاکستان میں آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ایف بی آر کی اپنی کرپشن کی. ایف بی آر جو ہے وہ پیسہ جو ہے جو گورنمنٹ کو ملنا چاہیے, جو پبلک ٹیکس دیتی ہے, جی ایس ٹی ود ہولڈنگ ٹیکس دیتی ہے, بزنس مین کاٹتے ہیں, وہ گورنمنٹ تک پہنچتا نہیں ہے, جس کے لیے عمران خان صاحب بھی کہتے رہے ہیں, آج بھی کہا انہوں نے, کل بھی کہا انہوں نے, اور یہ کہتے رہے ہیں کہ اگر یہ پیسہ جو کہ نیا ٹیکس نہیں, جو پیسہ آلریڈی ٹیکس ہو رہا ہے اور پرائیویٹ سیکٹر لے کے ایز اے کلیکٹر جمع کرانے اور جمع نہیں کرا رہے, تو وہ آ سکتا ہے. یہ ہم نے اس پہ بھی بات کی تھی عادل صاحب جب سیلولر کمپنیز کی بات ہوئی تھی, بہت پیسہ پھنسا ہوا ہے پاکستانی, بہت کچھ ہے اس کے اندر. پھر آگے چلیں گے تو جیسے ابھی اس وقت چل رہا ہے کہ زیرو ریٹن ٹیکس ہے, کہ یہ جو ٹیکسٹائل کا جو انہوں نے کر دیا ہے کہ یہ اس پہ 17% ٹیکس جو ہے وہ لگا دیا ہے, جی ایس ٹی. یہ ٹیکسٹائل کے اندر یعنی جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے, جو ہمارے ایڈوائزر ٹو دا منسٹر ہے فائنانس کے حفیظ شیخ صاحب نے جو بتایا سمجھایا ہے پبلک کو ٹی وی پہ 4 دن پہلے پروگرام میں, کہ ہماری ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے وہ جیننگ فیکٹری سے لے کے اور میڈ اپ تک جو ہے وہ 4-5 ڈفرینٹ ہوتا ہے. پہلے تو جیننگ فیکٹری ہوتی ہیں جو کہ روئی سے کاٹن سے دھاگا بناتی ہیں, دھاگے کے بعد گرے کلوتھ بناتی ہیں, گرے کلوتھ کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد وہ جاتا ہے میڈ اپ میں, میڈ اپ بن کے اس کے اندر جو ایکسپورٹ ہوتا ہے. تو ہماری ٹوٹل انڈسٹری جو ہے وہ ہے $25 ارب کی ہے یہ ٹیکسٹائل کی. $25 ارب کے اندر ان کا کہنا یہ تھا حفیظ شیخ صاحب کا کہ وہ جو شو کرتے ہیں $15 ارب ایکسپورٹ شو کرتے ہیں, اور $10 ارب جو ہے ان کی لوکل سیل ہوتی ہے. اور اس پہ ان کا یہ ہے کہ ٹوٹل ٹیکس جو وہ دیتے ہیں $10 ارب ٹیکسٹائل انڈسٹری. اب اگر ان کی $10 ارب یا $5 ارب بھی لوکل سیل ہوتی ہے, تو $500 ارب پہ 17% اگر جو جی ایس ٹی آتا ہے, تو $500 ارب کا 17% جو ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تقریباً $80 ارب. اچھا, پھر یہ ہے کہ یہ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ یعنی جو لگایا گیا تھا مشرف صاحب کے آخری دور میں, کہ پہلے جو ہے یہ جی ایس ٹی ہوتا تھا, مگر جی ایس ٹی میں یہ کمپنیاں یہ کرتی تھیں کہ پاکستان میں انہوں نے بنا کے ایکسپورٹ کیا اور پاکستان میں بھی بیچا, مگر جو ٹوٹل پروڈکشن ہے اس سے 10 گنا زیادہ جو ہے وہ ایکسپورٹ شو کر کے اور جعلی انوائس کر کے ایف بی آر سے ریفنڈ لے لیا. مطلب اگر $25 ارب کے ان کی پروڈکشن ہے تو $30 ارب کے اوپر سیل ٹیکس کا ریفنڈ لے لیتے تھے. اس قسم کے کیسز ہے. اس وجہ سے یہ انہوں نے زیرو ریٹ کر دیا کہ ٹھیک ہے یہ آپ کو جو ہے وہ نہیں ملے گا, آپ نہ دیں اور نہ کاٹیں. مگر اب یہ ہو گیا کہ وہ اس میں لوکل بھی سیل ہے وہ اس کو زیرو ریٹ میں لے رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں. تو اس میں جو یعنی انکوائری کمیشن ہے یہ سب چیزیں دیکھے گا کہ یہ کیا ہوا ہے, یہ آئی پی پی کے اندر جو کانٹریکٹ ہوئے ہیں یہ کیسے ہوئے ہیں. یہ کانٹریکٹ کو ہم نے ہمیشہ بتایا ہے کہ ایک اگر ایگریمنٹ ہوتا ہے, ایگریمنٹ از اے ٹریٹی بٹوین دا ٹو گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ دا فارن کنٹری اور فارن انسٹیٹیوشن. اس ٹریٹی کو آپ چینج نہیں کر سکتے, اس ایگریمنٹ کے اوپر آپ انکوائری نہیں کر سکتے, اس میں نیب نہیں بیٹھ سکتی, اس میں ایف آئی اے نہیں بیٹھ سکتی, اور اس کے اندر اگر کچھ ہوگا تو انٹرنیشنل آربیٹریشن میں پاکستان ہارتا ہے. پلس پاکستان کو فورن پروجیکٹس ہیں, فورن لون ملنا بند ہو جاتا ہے کہ پاکستان کی لا اینڈ آرڈر سچویشن صحیح نہیں ہے, یہاں کا سسٹم صحیح نہیں ہے جوڈیشل. تو اس پرٹیکولر کمیشن یہ سب چیزیں دیکھے گا کہ وہ جو آئی پی بی کے کانٹریکٹ میں جو کرپشن ہوئی ہے, کرپشن کو تو ایکسپوز کر سکتا ہے نا, کانٹریکٹ کو نہیں کر سکتا, مگر کرپشن کو کر سکتا ہے. ابھی پچھلے میں بتایا تھا کہ آئی پی بی کے اس کے جو نیپرا کے چیئرمین ایکس چیئرمین کو پکڑ لیا, 8 ارب روپے کی انہوں نے کرپشن میں فائدہ پہنچایا تھا دوسری پارٹی کو. تو یہ اس کے اندر جو کمیشن ہے, اس کمیشن کے جو ٹرمز آف ریفرنس ہیں بہت بڑے, اس کے اندر جو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس کے اندر کہ ان کو اس کمیشن کو بہت ہی محتاط ہونا ہے کہ یہ ان کی جو کانٹریکٹ اوارڈ ہوئے ہیں اس میں کتنا گھپلا ہوا ہے یا نہیں ہوا, یا اس کے پیچھے کون
हुकूमत के लोग थे जिन्होंने बीच में हाथ डाला, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल है और ये बहुत अच्छा स्टेप है हुकूमत का और इसको कामयाब होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूर होना चाहिए और कमीशन की भी नाज़रीन ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझे और उसी तरह से वो रिपोर्ट पेश करे अपनी पूरी ईमानदारी के साथ। यकीनन हम उम्मीद भी यही करते हैं कि पॉजिटिव चीज़ें सामने आएंगी। वक्त हो गया ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और जो गुफ्तगू हो रही है उसके सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सैयद आदिल गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जो हुकूमत ने कमीशन बनाया है उसके हवाले से उन्होंने हमें अपडेट किया, जबकि जो एक और अहम ख़बर है जिसमें से 84 में से सिर्फ 13 शुगर मिले हैं जो कि टैक्स नहीं देती हैं, ये FBR का इंकशाफ हुआ है, इसके बारे में जानेंगे। जी आदिल साहब। देखिए, शुगर का जो माफिया है ये पाकिस्तान के टूटने में भी शुगर माफिया इन्वॉल्व है। ये मैं आपको बताऊं, ये तो अभी की खबर ये है कि FBR ने ये कहा है कि शुगर की 84 मिलों में से 13 मिलें जो हैं वो तो इनकम टैक्स दे रही हैं और बाकी जो हैं वो अपने आप को नुकसान में शो कर रही हैं। शुगर मिल के ओनर जो हैं वो पाकिस्तान के अमीर तरीन फैमिलीज़ हैं। इसके ओनर जो हैं वो आज के ज़माने में आप देखें तो यहाँ पे ओमनी ग्रुप है, उसकी 17 शुगर मिले हैं, उसके साथ मिर्ज़ा है, उनकी भी शुगर मिले हैं, दरदारी साहब का नाम भी आता है उसके अंदर के बेनामी के हिसाब से है। ये सारे असेंबली में बैठे हुए ना ये। फिर आप आ जाए पंजाब के अंदर जो है वो चौधरी बरदरान की शुगर मिले हैं, शरीफ बरदरान की शुगर मिले हैं, फिर वो तरीन फैमिली की शुगर मिले हैं, फिर हमाद फैमिली की शुगर मिले हैं। ये सारी की सारी शुगर मिले ये और ये सब असेंबलियों में बैठे होते हैं। और इस पे आपको ये बताऊं कि अभी जो है इसको इन्होंने बताया है गवर्नमेंट ने, FBR ने, कि ये नुकसान में जा रहे हैं। ये इनको कोई हाथ लगाता है तो ट्रांसफ़र हो जाता है उनका। अगर FBR का चेयरमैन हाथ लगाएगा FBR का ट्रांसफ़र हो जाएगा, अगर प्राइम मिनिस्टर का होगा प्राइम मिनिस्टर हट जाएगा, अगर हुकूमत लगाएगी हुकूमत गिर जाएगी। ये आपको मैं बताऊं कि ये इस चीज़ का यानी बहुत दफ़ा हो चुका है। पहला किस्सा इसका हुआ था 1968 में 1968 के अंदर ये हुआ था कि चीनी जो है अयूब खान का ज़माना था और उस ज़माने में ये कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने निकल आए थे और एक महंगाई का वो शायद चीनी 10 पैसे तो कुछ महंगी हुई थी। उसके अंदर ये हुआ था कि प्रोटेस्ट जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 7 अक्टूबर 1968 को कराची में सर सैयद कॉलेज पे एक एक्सीडेंट हुआ था, एक लड़की मर गई थी। अच्छा। उस पे पहला प्रोटेस्ट हुआ था और वो प्रोटेस्ट के बाद जो है वहाँ से ये मूवमेंट शुरू हुई, सिलसिला शुरू हो गया। सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद फिर नवंबर में जो है वो इस्लामाबाद के अंदर पिंडी में एक प्रोटेस्ट हुआ जिसमें एक लड़का मारा गया था, जिसमें कि वो पुलिस ने जो है उसमें यही उन्होंने कहा महंगाई हो गई है और चीनी जो है वो महंगी कर दी है, 10 पैसे या 15 पैसे चीनी महंगी कर दी है। उसमें अंदर अब्दुल हमीद एक लड़का था 17 साल का, वो प्रोटेस्ट था, उसमें पुलिस ने फायरिंग करी थी। अरे कि माशाल्लाह का ज़माना था, हालांकि उन्होंने एक बेसिक डेमोक्रेसी बनाई हुई थी मगर वो सब ऐसे कुछ था, तो उसमें वो मारा गया। वो मूवमेंट आगे चली और वो चल के अल्टीमेटली ये हुआ कि 1969 में अयूब खान को जाना पड़ा। और अयूब खान को जाना इस तरह पड़ा था कि वो पूरी मूवमेंट इतनी ज़बरदस्त चली थी, चीनी से चली थी। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं, मीठे जहर ने उसकी वजह से सही काम किया जहर का। वो यानी अयूब खान जो है वो काफ़ी उसमें परेशान हुए। अल्टीमेटली वो गवर्नमेंट को छोड़ के चले गए। उन्होंने छोड़ के क्या किया, उन्होंने हैंड ओवर कर दिया उस वक्त के आर्मी जनरल यहिया खान को, और यहिया खान को हैंड ओवर किया। उनके खिलाफ उस वक्त जो है पीपल पार्टी बन चुकी थी और भुट्टो जो है वो मैदान में आ गए थे। उसमें उनका बड़ा मूवमेंट में अयूब खान के खिलाफ बड़ा हादसा उनको हटाने में। और वो जब यहिया खान आ गए तो यहिया खान के साथ जो है वो जो कुछ भी हुआ उसी मूवमेंट की वजह से यहिया खान आए और यहिया खान के बाद ज़माने में ही वहाँ की जंग हुई और इसके अंदर यानी उस जो अयूब खान की मूवमेंट थी उसमें अबाउट 264 मौतें हुई थी, मारे गए थे प्रोटेस्ट में, गवर्नमेंट ने मारा था। उसमें 64 वेस्ट पाकिस्तान में मारे थे और अबाउट 180 ईस्ट पाकिस्तान में मारे थे। दोनों जगह मूवमेंट शुरू हो गई थी। तो फिर वो मूवमेंट चली और चल के उसके बाद यहिया खान आए। यहिया खान ने फिर 71 की वॉर हुई और पाकिस्तान और बांग्लादेश 2 मुल्क बन गए। तो ये पहला शुगर क्राइसिस जो है उसकी वजह से पाकिस्तान टूट गया था।
اس کے بعد دوبارہ کرائسس آیا تھا یہ ہے، یہ جب مشرف صاحب آئے تھے تو مشرف صاحب نے نیب بنایا تھا. نیب کے اندر جو ہے آ کے انہوں نے نیب کی جو کارروائی کی تھی، منیر رفیع صاحب سے پہلے وہ جنرل امجد تھے. نیب بنایا تو اچھے مقصد کے لیے تھا، مگر اس کو مس یوز کیا جاتا رہا، اور اس میں یہ ہوا تھا کہ منیر رفیع صاحب جو بعد میں آئے تھے، پہلے اسے خالد مقبول تھے، امجد تھے، امجد کے بعد خالد مقبول آئے. اس کے بعد جو ہے وہ ان کو 2005 کے اندر جنرل شاہد عزیز کو لے کر آئے تھے، لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز، جو کہ ان کے ساتھ کارگل کے اندر بھی انوالو تھے. تو شاہد عزیز صاحب بڑے ایماندار آدمی تھے، اور ان کے ساتھ ہماری بہت ہی، یعنی نیب کے تو سارے چیئرمین کے ساتھ ہماری اچھی رہی ہے. ان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوتی رہتی تھی. جب وہ آئے تھے تو انہوں نے بلایا، پوچھا بھائی یہ کہ یہ نیب کا کہنے کا، نیب کا جو ہے حساب کتاب یہ ہے کہ اٹس اے پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ ادارہ ہے، آپ ذرا سنبھل کے چلیں. کہہ رہے نہیں، میں تو یہ کنڈیشن پہ آیا ہوں کہ میں یہاں پہ صحیح کام کروں گا اور غلط کام نہیں کروں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ غلط کام نہیں کریں گے تو آپ کا پھر یہ ہے کہ یہاں پہ رکنا جو ہے پاسبل نہیں ہے. میں نے کہا نہیں، میں غلط کام نہیں کروں گا. میں نے کہا نہ کریں، مگر ریزائن بھی نہیں کرنا، کیونکہ پھر آپ چلے جائیں گے تو یہ پھر فری فار آل ہو جائے گا. تو ان کا جو ہے الٹیمیٹلی ان کو ہٹا دیا گیا. اور ان کے زمانے میں پاکستان میں چینی جو تھی 37 روپیز کے جی تھی، اور وہ بڑھ کے جو ہے 43 روپیز کے جی ہو گئی. یہ بات کر رہا ہوں میں 2006 کی. ٹھیک. اور اس پہ مشرف صاحب نے، پاکستان میں شور مچ گیا جیسے آج شور مچا ہوا ہے، بالکل. اور مشرف صاحب نے ان کو کہا کہ آپ اس کی انکوائری کریں. اور انہوں نے، یہ بات ہے دسمبر کی، انہوں نے انکوائری کر کے فروری میں رپورٹ جو ہے اس کی کر لی، اور پورا انہوں نے نیب نے انکوائری کی اور بلایا سارے. تو اس میں یہ رپورٹ جب بھیجی تو اس کے اندر انہوں نے کہا، لکھ کے دیا تھا کہ اس کے اندر جیسے ہمیں نام بتائیں، یہ سارے کے سارے بڑے بڑے مل اونرز ہیں، یہ انوالو ہیں، یہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، شارٹیج کرتے ہیں، کسانوں کو پیسہ نہیں دیتے، ادھار بینکوں سے لے کے کھا جاتے ہیں. اور وہ سارا کا سارا جو ہے ملبہ جو ہے وہ 1 روپے چینی پہ، آج پاکستان میں 7 ملین ٹن کی پروڈکشن ہے. اگر 1 روپے بڑھتا ہے تو 7 ارب روپے کا فرق پڑتا ہے. 1 کے جی، 1 روپے کا 1 کے جی میں پڑتا ہے، 7 بلین روپے کا فرق پڑتا ہے. تو یہاں پر آج جو چینی جو ہے وہ 63 سے 70 ہو گئی، 7 روپے بڑھ گئے تو 50 ارب کے ایکسٹرا ہو گیا. یہ پیسہ ان ہولڈر کی جیب میں جا رہا ہے. گورنمنٹ نے کچھ ابھی نہیں کیا ہے. ابھی تو یہ کہ IMF کی وجہ سے یہ چینی پہ جو ہے وہ ٹیکس بڑھا رہے ہیں، کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں، مگر وہ ابھی ہوگا نہیں، بجٹ کے بعد ہوگا. مگر یہ شروع ہو گیا. اس میں نہ کوئی حکومت کر رہی ہے، زبانی جمع خرچ ہو رہا ہے. اگر یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ جب سنیں گے اس کا کہ یہ شاہد عزیز صاحب کا جو ہے یہ انٹرویو جو ہے 2009 میں چھپا تھا یہ ڈان کے اندر، اور انہوں نے بتایا تھا کہ مجھ پہ حکومت کا، مشرف صاحب کا بہت پریشر رہتا تھا. جب میں نے انکوائری رپورٹ دی تو مجھے پھر وہاں سے کہا گیا کہ یہ جو ہے اس کو جو ہے آپ انکوائری کو بند کر دیں. اچھا. یہ پریزیڈنٹ کے آرڈرز ہیں. بھائی کس نے کہا؟ کہنے کہ یہ مجھے اس زمانے میں جو وہاں پہ تھے ان کے مشرف صاحب کے جنرل حامد تھے ان کے نمبر 2، پھر ایک شاہد، ایک عزیز سے ان کے جو سیکرٹری ہوتے تھے، پرنسپل سیکرٹری پریزیڈنٹ، پھر ISI چیف سے وہ کیانی صاحب تھے. انہوں نے کہا کہ یہ صاحب نے کہا کہ اس کو بند کر دو کیونکہ ہماری حکومت بیٹھ جائے گی. تو انہوں نے کہا، انٹرویو میں لکھا ہوا ہے کہ نیب کے چیئرمین نے کہا کہ پریزیڈنٹ سے بات کریں کہ یہ آپ نے جو ہے خود انکوائری شروع کرائی تھی لکھ کے، آپ لکھ کے دیں انکوائری بند کریں تو میں اس کو بند کروں گا، ورنہ میرے پاس اختیار نہیں ہے. تو انہوں نے لکھ کے دیا، انہوں نے انکوائری بند کر کے پھر انہوں نے پریس ریلیز ایشو کیا، اس پہ بھی ناراضگی ہو گئی ان کی. اس کے بعد اور چیزیں انہوں نے بتائی اس انٹرویو کے اندر کہ ہمارے جو ہے پریشر ہوتے تھے اس کے اوپر، کرپشن بھی میں نے بہت سارے کیسز کیے، بہتوں کو پکڑنے کی کوشش کی. تو پریزیڈنٹ کا خود فون آیا کہ فلانے آدمی کو نہیں پکڑو، فلانے آدمی کو چھوڑ دو. آئل کی انکوائری کی تھی انہوں نے کہ آئل کی جو مارکیٹنگ کمپنی تھی وہ اربوں روپے کا گھپلا کرتی تھی، اس کے اندر ہوا تو یہ سارے کے سارے اس کو بھی انہوں نے رکوا دیا. الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ جب ان کا NRO ہوا تو پریزیڈنٹ نے کہا کہ آپ، ان کو خود کہا گیا نیب کے چیئرمین کو کہ آپ بے نظیر کے خلاف کیس واپس لے لیں جو نیب نے کیس کیا ہوا تھا. صحیح. انہوں نے کہا میں تو واپس نہیں لیتا. اس کو میسیج ان کو آیا تھا تھرو عزیز جو تھا، شاید کوئی کیا نام تو بھول گیا میں، پریزیڈنٹ کے ساتھ تھے، انکم ٹیکس کے کمشنر تھے، ان کے کلاس فیلو تھے، ان کو بنایا تھا. ہی ڈسٹرائڈ پاکستان تھرو مشرف. تو انہوں نے کہا کہ یہ مشرف صاحب
कहते हैं कि ये आपको करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो देखा नहीं करेंगे, मैं तो नहीं करूँगा। कहेंगे फिर वो कहते हैं कि आप रिज़ाइन कर दें, तो मैं रिज़ाइन कर दूँगा। कह रहे कि नहीं, फिर वो आप रिज़ाइन अभी नहीं करें, भाई आप 2 महीने की छुट्टी पे चले जाएं और बीमारी की, और फिर आपको हम कहीं एम्बेसडर बना देंगे। देखा मुझे एम्बेसडर नहीं, मैं छुट्टी चला जाता हूँ। ये छुट्टी चले गए और फिर इनके साथ वहाँ पे एक डिप्टी चेयरमैन होता था। डिप्टी चेयरमैन जो है, जब चेयरमैन चला जाता है तो वो उसके इख्तियार नहीं होता। उस डिप्टी चेयरमैन को बुला के वजीर ने प्रेसिडेंट से ऑर्डर दिला के बेनज़ीर की इंक्वायरी बंद कराई। वो इलीगल है, वो हो नहीं सकता, वो चीज़ कराई थी। तो ये इख्तियार ही नहीं तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये शुगर जो है ये जी 2006 में भी प्रॉब्लम आई थी। ठीक है। आज की हुकूमत के पास ये प्रॉब्लम है और हमें ये खतरा है कि ये शुगर का जो माफिया है हाँ। और IMF के दौर में ये ना हो कि ये हुकूमत को हटाने की साजिश हो। बिल्कुल तो ठीक है, इसको बहुत सख्ती से निपटना होगा। बिल्कुल मजीद भी बात करेंगे इस शुगर क्राइसिस के हवाले से। और असद उमर साहब ने जो कहा है, हुकूमत से जो मुतालबा किया है कि जो चीनी पर टैक्स बढ़ाया गया है उसको फौरी वापस लिया जाए, इस पर भी जानेंगे। लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आदिल साहब, ये जो असद उमर साहब ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जो चीनी पर टैक्स लगाया है उसको फौरी वापस ले लिया जाए, क्या होगा ये तो बजट के बाद? मैंने आपको जो बताया है हिस्ट्री, असद उमर तहरीक इंसाफ का वो रुकन है कि जो इन सबों में सबसे पढ़ा लिखा शख्स है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर से आया है, जिसकी नॉलेज जो है वो आज की नॉलेज है, साइंस की, पॉलिटिकल नॉलेज उसने पढ़ के पिछली हासिल की है, वो इस्तेमाल भी करते हैं अपनी नॉलेज को। तो उसको ये पता है कि ये जो गरीबों के ऊपर जो चीज़ पड़ती है वो हुकूमत को और मुल्क को नुकसान पहुंचाती है। उसने इसलिए इस चीज़ का यानी अपनी हुकूमत से मुतालबा किया कि चीनी के ऊपर टैक्स ख़त्म किया जाए और भी जो ऑयल पे और जो खाने पीने की चीज़ों पे लगाया है वो ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये गरीबों के लिए है और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके साथ साथ सिर्फ असद उमर ने नहीं किया है, ये जो इनके हैं रज़ाक दाऊद, उन्होंने भी कहा है कि ये कहाँ से टैक्स आ गया मुझे समझ नहीं आता। ये टैक्स चीनी पे, मतलब चीनी पे टैक्स के तो कोई तुक ही नहीं है ना, कोई तुक नहीं है। चीनी के ऊपर तो जो कीमत 63 थी वो आके 50 रुपये हो जाएगी। अगर देखें आप, ग्रोवर को जो पैसा मिलता है उससे 1000 गुना ज़्यादा ये महंगे बेचते हैं चीज़ें। तो और चीनी के ऊपर जो है वो ये माफिया है चीनी का, ये सब्सिडी लेता है एक्सपोर्ट करने की। यहाँ पे पाकिस्तान में चीनी की कीमत जो है वो इंटरनेशनल मार्केट से 20% ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? पाकिस्तान में लेबर सस्ती है, पाकिस्तान की अपनी शुगर कहते हैं इम्पोर्ट नहीं होता, फिर क्यों महंगी है ये? इस चीज़ की इंक्वायरी करनी चाहिए। जो ये कमीशन, इंशाल्लाह ये कमीशन को ये भी करना चाहिए कि ये शुगर माफिया कार्टेल जो है इसको आप चेक करें और इसको ठीक कराएं। और यानी चीनी का पाकिस्तान में आज को बताऊँ मैं, पर कैपिटा कंजम्पशन चीनी की 24 kg पर एनम है। 24 kg, अगर उसकी कीमत 10 रुपये बढ़ जाती है तो 24 kg का मतलब 250 रुपये जो है हर शख्स के ऊपर बढ़ेगी। एक घर में अगर 10 आदमी है तो 2500 का फ़र्क पड़ता है सिर्फ 10 रुपये से। तो ये सारी चीज़ें हुकूमत को देखनी चाहिए कि ये शुगर का ताल्लुक, शुगर माफिया का ताल्लुक जो है मुल्क की इकॉनमी से है, गरीबों से है और मुल्क के हुकूमत हटाने से है। तो इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। शुगर माफिया को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, माफिया बनने से रोकने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा आदिल साहब, ये जो SBCA के गैर कानूनी तजावज़ात हैं, इनकी क्या साजिश का क्या इंकशाफ हुआ है, ये भी ज़रा बताइएगा। ये बहुत बड़ा यहाँ पर SBCA में साजिश हो रही है। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो एक माफिया का नाम है। ये कराची बिल्डिंग अथॉरिटी थी जो कि कराची के नक्शों को पास करने के लिए थी। जो बिल्डिंग बनेगी वहाँ से पास होगा। आदिल साहब, अगर इदारे ही माफिया बन जाएं तो फिर क्या रहेगा? तो माफिया इदारे, पाकिस्तान में इदारे माफिया हैं। पाकिस्तान के जो अकाउंटेबिलिटी के इदारे हैं वो माफिया हैं। FIA के कोई केस आज तक FIA का जो है वो करप्शन के ऊपर या मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर प्रूव नहीं हुआ है। आज FIA को बने हुए कितने 72 साल हो गए हैं। तो ये माफिया नहीं तो क्या है? आप कैसे बताएंगे आपको कि यहाँ पर एक इदारा है ये TDAP के अंदर FIA ने केस किया हुआ है। आज TDAP के केस को जो है कोई 9 साल हो गए हैं। उसके अंदर यानी 6 अरब की करप्शन हुई है। 60-70 जो है वो FIRs हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर्स हैं, इन्वॉल्व हैं। आज तक कोई नहीं पकड़ा गया। ठीक है आदिल साहब, फिर हम कमीशन से उम्मीद तो रखेंगे ना कि कमीशन इन चीज़ों को देखेगी। तो मैं ये बता रहा हूँ कि इसके अंदर आप हाँ उसी SBCA KBCA का जो है
हुकूमत ने आके, पीपल पार्टी की हुकूमत ने आके उसका सत्यानाश किया कि उसका जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बना दिया। उसके ऊपर मंजूर कादे काका एक आर्किटेक्ट था, उसको बिठा दिया एज अ डीजी, और उसने पूरे के पूरा जो है सिंध के और कराची का तो खास का बेड़ा गर्क करके और सिंध के भी कर दिए। अब उसकी जो तरबियत याफ्ता टीम है वो बैठी हुई है, वो तो भाग्य है। उसमें तो नैब के 50 केसेस हो गए हैं, यानी 50,000 केसेस नैब के होंगे, मगर अभी 1 या 2 केस फाइल हुए हैं। मगर वो कनाडा में बैठा हुआ है, अरबपति है, 50-60 अरब रुपए की उसके बाद ऐसे थे। यहाँ पर ये हुआ है कि SBCA के अंदर कायम खानी साहब से वहाँ पर जो है, और वहाँ पर कार्टेल ये बना हुआ है कि ये जो है ठेके पे दिए जाते हैं। SBCA जो है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है पूरे सिंध को कर रही है। तो कराची के अंदर 18 टाउन है, वो टाउन को ठेके पे दे रहे हैं। यानी पहले आपने सुना होगा कि नौकरियां जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे दी जाती थी कि स्टील मिल का चेयरमैन लगाएगा तो सालाना जो है वो मुझे 20 करोड़ रुपए भत्ता देगा, ये खबरें आती थी। ये एक ज़माने में हुआ था, 10-20 साल पहले की बातें। तो ये यहाँ पे जो है ना इस वक्त जो भत्ता माफिया चल रहा है, ये टाउन के अंदर जो है वो उनके डिप्टी कंट्रोलर होते हैं और वो नक्शे। तो वहाँ पर एक नई बिल्डिंग पास करने के लिए तो एक पूरा कार्टेल है, जिसके लिए अलग प्रोग्राम करेंगे कि कितना पैसा 10-20 करोड़ रुपए लिया जाता है। और जो बिल्डिंगें बन रही है क्लिफ्टन में, हर जगह भी आज भी चीज़ें आई हैं। तो इसमें यह है कि जो सिंध के अंदर जो ये कराची के अंदर जो टाउन्स हैं, वो 18 टाउन के अंदर जो बहुत लुक्रेटिव टाउन है वो एक जमशेद टाउन है जो कि सदर का कहलाता है, एक सदर टाउन है, एक जो है क्लिफ्टन का एहसास है, फिर गुलशन टाउन है, जोहर टाउन है। ये बहुत ही पैदावार इसके अंदर होती है कि वहीं पर कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होते हैं, लोग ज़्यादा रह रहे हैं उसी के अंदर। तो उसमें एक नई चीज़ शुरू की हुई है कि जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं 1 मंजिला 2 मंजिला पास है, उसके ऊपर इलीगली 1 फ्लोर और डालने की इजाज़त दे दी है कमर्शियली फ्लैट्स को, और वो चल रहा है। तस्वीर आप देख रहे होंगे। और ये माफिया, इसका जो पैसा है वो एक वहाँ पर असिस्टेंट कंट्रोलर है जो कि हेड क्वार्टर में है, उसका नाम कोई अवैस है या उवैस है, कुवैस है, कोई नाम है, जिसके जो इस चीज़ माफिया को चला रहा है। और उसके पीछे यहाँ पे जो सिंध में जो इदारे हैं, तहकीकाती इदारे, उनके 2 पुराने जो है यानी मुलाजिम हैं, उनके पुराने जो यहाँ पर हैं वो सीनियर रिटायर्ड अफसरान हैं, वो माफिया के साथ मिले हुए, उनके तहकीकाती इदारों के चेयरमैन और डीजीज के साथ भी रास्ते हैं। वो पूरा का पूरा भत्ता माफिया उसका अवैस का चल रहा है। वो हर एक चेन है पूरी जगह जाके जो है वो हर टाउन का जो है वो 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए पहुंचाता है, ऊपर से पूरी चेन चल रही है। तो इस किस्म का ये है ये। तो 264 अभी तक ऐसे लीगल कंस्ट्रक्शन निकले हैं जिसके अंदर के ये इन्होंने बने हुए बिल्डिंगों पे, पास किए हुए बिल्डिंगों पे जिस पे कंप्लीशन भी हो चुका है, बगैर किसी इसके परमिशन के, बगैर किसी रिवाइज के, बगैर किसी कानून के इलीगल कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दी है पैसा लेके। और वो पैसा जो है अब इस चीज़ को कौन देखेगा? मतलब ये इतना यहाँ पर माफिया करप्शन का जो है वो हो गया। और एक छोटा सा आदमी 16 ग्रेड का, वो इस वक्त मंजूर काका बना हुआ है SBCA का। तो ये चीज़ ऐसी है कि जिसमें कि नैब को उसको देखना चाहिए, सिंध का जो करप्शन का एंटी करप्शन है उसको देखना चाहिए, FIO को देखना चाहिए, चीफ मिनिस्टर को देखना चाहिए, लोकल बॉडीज़ के मिनिस्टर सही साहब है उनको देखना चाहिए जो इसके SBCA उनके नीचे आता है इसके अंदर, और हुकूमत को प्राइम मिनिस्टर को देखना चाहिए। कराची के प्राइम मिनिस्टर के 18 MNA कराची से हैं, उनका काम है कि ये देखें कि ये क्या हो रहा है ये, और बताएं प्राइम मिनिस्टर को कि करें। प्राइम मिनिस्टर फिर उसको अपने, अगर ये सिंध गवर्नमेंट नहीं करती है तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो FIA से करा सकता है, नैब को रिपोर्ट कर सकते हैं कि ये यानी SBCA में ये जो करप्शन चल रही है ये एक ऑर्गेनाइज करप्शन है। ये इस ऑर्गेनाइज करप्शन में पूरा कार्टेल बना हुआ है जिसमें कि पुराने जो हैं वो DGs हैं जो डिपार्टमेंट्स के रिटायर होके आए हुए हैं, जो यानी वर्दी वाले भी हैं, बगैर वर्दी वाले भी हैं, और वो पूरा का पूरा कार्टेल है जिनकी दोस्तियाँ चलती हैं और उसके अंदर भत्ता चल रहा है। एक यानी करप्शन का दरिया बह रहा है SBCA के इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में कि जो बनी हुई बिल्डिंगों पे, बने हुए मकानों पे, बने हुए फ्लैटों के ऊपर एक्स्ट्रा फ्लोर डालने की, कहीं 2 फ्लोर दे दिए, कहीं 1 फ्लोर दे दिया, कहीं 10 फ्लोर दे दिए। उनकी अपनी मर्जी और उनकी कैपेसिटी है कि कितना उनके पास आ रहा है। चेक करना काम जो है वो बिल्डिंग कंट्रोल का है। बिल्डिंग कंट्रोल का जो है वो इंस्पेक्टर जाके चेक करता है। यहाँ पर तो ये होता है कि आप अगर डिफेंस के अंदर घर में अपने रंग भी कराएं, इंस्पेक्टर आ जाता है डिफेंस का कि ये आपने परमिशन ली कि नहीं ली। इतना सख्त कानून है
اتنا سا قانون ہے SBCA کا، اتنا سا قانون ہے کرپشن کنٹرول بورڈ کا کہ اپنے بنے ہوئے گھر میں کوئی آپ ایک اگر دیوار میں پتھر بھی لگائیں ایک اینٹ بھی لگا رہے ہیں، یعنی اس کے لیے پرمیشن لینی پڑتی ہے، پروسیجر ہے. یہاں پر بند کے ٹوٹل بند ہے. یعنی آپ یہ سوچیں کہ پورا کا پورا دہلی کالونی PNT کالونی جو ہے وہ ایلیگل بن گیا، کوئی پوچھنے والا آج نہیں ہے. سارے کے سارے جو ہے وہ اس میں اپنے مال بنانے میں لگے ہوئے ہیں، اپنے حصے کی تو فکر. یہ بہت بڑا انکشاف یہ ہوا ہے. اور اس چیز کو جو ہے وہ یعنی ہماری ریکویسٹ ہے سندھ کے اداروں سے، فیڈرل اداروں سے، منسٹروں سے کہ اس چیز کو دیکھیں. اور ہمارے جو ہیں یہاں کے لوکل باڈیز کے جو منسٹر ہیں سعید غنی صاحب، وہ بہت ہی ایکٹیو ہیں. اور پھر اینٹی کرپشن کے جو منسٹر ہیں وہاب، مرتضیٰ وہاب کا فرض ہے کہ اس چیز کو دیکھ کے روکے. کیونکہ آج جب کہ کرپشن کے اوپر یہ ملک کے اندر الیکشن ہوئے ہیں، کرپشن کے جو ہے وہ دنیا میں ہوا چل رہی ہے، کرپشن کے خلاف جو کمیشن بنائے جا رہے ہیں، کرپشن پہ نیب ایکٹیو ہو گئی ہے، نیب کا آپ دیکھیں پرفارمنس کتنا بڑھ گیا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آج بھی ہو رہی ہیں اور آج دھڑلے سے ہو رہی ہیں کہ ایک بھتہ مافیا جو ہے یہ ان کرپشن کے اداروں کے ساتھ مل کے کر رہا ہے. یہ رپورٹ ہے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ سید عادل گیلانی صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے اور وقت دینے کے لیے. ناظرین، 70 سالہ بگڑے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے یقیناً کچھ وقت تو درکار ہوگا. امید کا دامن بہرحال ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.